अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। आज का ये वेबिनार जिसका उन्वान है न्यू अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ लेबर पोस्ट कोविड-19, ये इर्तिका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के ज़ेर एहतमाम हो रहा है। इर्तिका 1991 में कायम हुआ, तो तकरीबन अब 30 साल हो गए। और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इल्म की बुनियाद पर पॉलिटिकल एक्टिविज्म को आगे बढ़ाया जाए। इर्तिका 30 साल से बहुत से सेमिनार तालीम पर, डेमोक्रेसी पर, पॉलिटिकल एक्टिविज्म पे कर रहा है, और ख़ास तौर पर दो चीज़ें उनकी बहुत नुमायां हैं। एक हर साल मेमोरियल लेक्चर होता है, हमजा अलवी मेमोरियल लेक्चर, और एक हमजा वाहिद मेमोरियल लेक्चर होता है। तो हमजा अलवी मेमोरियल लेक्चर में मुझे भी इत्तेफाक हुआ है कुछ साल पहले बात करने का, जिसके लिए मैं इर्तिका इंस्टीट्यूट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब ये जो इसी सिलसिले में ये वेबिनार का सिलसिला शुरू हुआ, तो कोविड के बाद कोविड के असरात मईशत पे क्या हैं उनको समझने के लिए, तो ये उस सिलसिले का दूसरा वेबिनार है। पहला वेबिनार डॉक्टर प्रोफेसर जयति घोष के साथ हुआ था, जो कि बहुत मायनाज इकोनॉमिस्ट हैं। आजकल वो उस सेमिनार के बाद यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एक कमीशन बनाया जिसमें डॉक्टर इंद्रिम अल्ताफ, कैमरा ऑन कर ले प्लीज। अच्छा, कैमरा ऑन जी। हाँ, तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एक कमीशन बनाया है जिसमें पूरी दुनिया के मायनाज लोगों में, इंटेलेक्चुअल्स में से 20 लोगों को शामिल किया गया, जिसमें प्रोफेसर जयति घोष भी एक है। तो वो बहुत ही मायनाज इकोनॉमिस्ट हैं, और उनसे हमारी गुफ्तगू जो हुई थी वो हुई थी पोस्ट कोविड इकोनॉमी, पूरी जो मईशत है उस पे कोविड का क्या असर हुआ। आज जो गुफ्तगू होगी वो, अगर हम पूरी इकोनॉमी को दो बड़े बड़े हिस्सों में तकसीम कर दें, कैपिटल और लेबर, तो आज हम सिर्फ लेबर पे जो है उस पे बात करेंगे कि कोविड का लेबर पर क्या असर हुआ। और उसके लिए हमने दावत दी है प्रोफेसर अमित बसोले को। ये बेंगलोर में अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर है। और ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि वहाँ जो एक सेंटर है, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम ये कह सकते हैं कि इदारा बराए पायदार मुलाजमत, उसके ये डायरेक्टर हैं। और उस इदारे के ज़ेर इंतज़ाम इस साल इन्होंने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तश्कील दी है, जिसका उन्वान है लेबर स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021, 1 ईयर ऑफ कोविड-19। तो हिंदुस्तान की लेबर की सिचुएशन और उस पे कोविड का असर। थोड़ा सा मैं अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी के मुतालिक बता दूं, जो कि इर्तिका इंस्टीट्यूट से मिलता जुलता उनका नस्बुल ऐन है। मुझे बहुत पसंद आया कि 2010 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी, और इसका मकसद ऐसे मुआशरे की तश्कील देना है जो इंसाफ, मसावात, इंसानियत और पायदारी पर मबनी हो। अमित के लिए अगर उन्हें ये उर्दू मुश्किल लगी तो it was set up with the clear social purpose of working towards a just, equitable, humane and sustainable society. तो
प्रोफेसर जयति घोष तो बहुत मायनाज इकोनॉमिस्ट थी, उनको हम मुस्तकिल प्रोफेसर घोष और डॉक्टर घोष कहते रहे, मगर अमित से मेरी दोस्ती है तो यहाँ पे कोई तकल्लुफ नहीं है, मैं इन्हें अमित कहूंगा, वो मुझे अंजुम कहेंगे, तो इससे जरा हमारी गुफ्तगू में तकल्लुफ भी कम हो जाएगा। तो आज का जो वेबिनार है उसके मुतालिक मैं थोड़ी सी गुफ्तगू कर दूंगा, उसके बाद फिर हम जो बाकी मादा बातें होंगी वो अमित करेंगे अपनी जो उन्होंने रिपोर्ट तश्कील दी है उसकी बुनियाद पर। तो हाँ, ये भी पहले मैं कह दूं कि हमने लेबर पर कोविड के असर को समझने के लिए अमित को क्यों दावत दी है, हमने खुद ही ये बात क्यों नहीं कर ली। तो उसकी वजह ये है कि इन्होंने पूरा साल लगा के बहुत ही एक तफसीली रिपोर्ट बनाई है, जिसका मैं चाहूंगा कि अमित आपको सर्वर कवर दिखा दें ताकि आप फिर इसको आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी इस नाम से, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021, हाँ, 1 ईयर ऑफ कोविड-19, और आप इसको जरूर देखिए और आपको फिर ये मालूम होगा कि कितनी मेहनत होती है रिसर्च करने में, इन्होंने कितना काम किया है, कितने लोगों को इंटरव्यू किया है, कितने अदारों की रिपोर्टें पढ़ी हैं, कितने लोगों से माहिरीन से बैकग्राउंड पेपर लिखवाए हैं। उसके बाद फिर सब ये समझने के बाद इन्होंने हुकूमत को कुछ मशवरे दिए हैं। अफसोस है कि हमारे यहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको लेकर हम इस तरह की बात कर सकें। तो जब मैं सोच रहा था तो मुझे वो इब्ने इंशा का शेर याद आया कि हमारे यहाँ सिर्फ गपशप है। तो उनका शेर है कि कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। तो अब यहाँ यही बात हो रही कि कोविड का क्या असर हुआ, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है चांद है, कोई कह रहा है, तो कोई वो बात नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि उसी गजल में इब्ने इंशा का जो बिल्कुल अगला शेर है वो है कि हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। तो हैं कुछ लोग ऐसे जिन्हें मालूम है, मगर अब वो चुप हैं, शायद इसलिए चुप है कि वो कुछ कहेंगे तो कोई उन्हें उठा के ले जाएगा। बहरहाल मुझे नहीं मालूम क्यों, मगर इस वजह से हमें अमित को ये दावत देनी पड़ी कि अपने रिपोर्ट की बुनियाद पर वो हमसे बातें करें। तो इस वेबिनार का जो खाका है वो बहुत ही सहल और सीधा साधा है, इसमें कोई पेचीदा बात नहीं है। हमारे पास वक्त काफी है, हम आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता समझते जाएंगे। अमित जो हैं वो पोस्ट कोविड इकोनॉमी में लेबर की एक तस्वीर कशी करते जाएंगे। तो ये शुरू करेंगे कि कोविड से पहले हिंदुस्तान में लेबर की क्या सूरत हाल थी, कोविड का उस पर क्या असर हुआ, उसके असरात किस किस किस्म के थे, किस पे हुए, उस पर जो वो धचका लगा कोविड का, उस पे हुकूमत ने क्या इकदाम किए कि उसका मदावा किया जा सके और उससे किस हद तक मदावा हुआ, और फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट की बुनियाद पर क्या मशवरे दिए कि आइंदा आगे शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में क्या करना चाहिए। तो ये तस्वीर बनाते जाएंगे, ये तस्वीर वाज़ेह होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आखिर में पूरी तस्वीर बन जाएगी। जब ये नक्श बन जाएगा तो फिर मैं इनसे ये बड़ा सवाल पूछूंगा कि ये जो नक्श है, ये नक्श फरियादी है किसकी शौकिया तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर। तो जो हमारे यहाँ लेबर है, मेहनत कश है, उसका पैरहन इतना कागजी क्यों है कि उनकी हालत इतनी हालत जार क्यों है कि उन पे ये असरात जो ये बताएंगे वो हुए। तो इसके साथ फिर जब ये अपनी तस्वीर बना लेंगे, इनको इत्मीनान से हम वो बनाने देंगे, हम उसमें कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे।
तो फिर उसके बाद हम चंद सवाल जवाब करेंगे। साथ साथ मैं ये भी वाजे करना चाहता हूं कि चूंकि इर्तिका की ज्यादा जो सुनने वाले हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाएंगे इकोनॉमिक्स की। हम सिर्फ एक, जिसको हम बिग पिक्चर कहते हैं, बिग पिक्चर पेश करेंगे। और ना ही हम इस वेबिनार में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मवाजना करेंगे, वो हम आप पे छोड़ देंगे। आप लोग ये सुनने के बाद आप खुद सोचिए कि क्या चीजें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मुश्तरक हैं और क्या चीजें मुख्तलिफ हैं, और जो मुख्तलिफ हैं वो क्यों मुख्तलिफ हैं। और उसके बाद आपके अगर जहन में कुछ सवाल होंगे तो वो आप इर्तिका के राब्ते के एड्रेस पे इर्तिका को भेज दीजिएगा, वो हमें भेज देंगे। हम तो कोई सुपरस्टार्स नहीं है, हम फिर आ जाएंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और इसी तरह चूंकि अमित भी इकोनॉमिस्ट हैं और मैं भी इकोनॉमिस्ट हूं, तो हो सकता है कि ऑडियंस में कुछ इकोनॉमिस्ट भी हों, या कम से कम कुछ इस तरह के कुछ शागिर्द हों जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हों। तो उनके लिए भी ये मैं वाजे करना चाहता हूं कि इसमें हम कोई इकोनॉमिक थ्योरी की बात नहीं करेंगे, मगर हम ये चाहेंगे कि वो स्टूडेंट्स जो हैं ये सुनने के बाद इस पे गौर करें कि जो वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उसकी मदद लेकर कैसे वो ये इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो वो आज अमित से सुनेंगे, और उस थ्योरी की बुनियाद पे वो क्या रिकमेंडेशंस कर सकते हैं। तो ये बहुत सीधा साधा एक वेबिनार है, जैसे मैंने कहा तस्वीर कशी है। तो अब मैं अमित को दावत देता हूं कि वो ये आहिस्ता आहिस्ता जो हमने 4 इसके स्टेजेस पहले बात की थी, वो पहले कोविड से पहले क्या हाल था लेबर का, कोविड का क्या असर हुआ, हुकूमत ने क्या एक्शन दिए, और इनकी रिपोर्ट से क्या नतीजे निकले। तो अमित अब आपके पास। शुक्रिया शुक्रिया अंजुम साहब, और शुक्रिया इर्तिका इंस्टीट्यूट का दावत देने के लिए। तो मैं जहाँ तक हो सके उर्दू में बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसको मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छा जानता हूँ और वो यहाँ कोई समझेगा नहीं, तो इसलिए मैं उसको इंग्लिश में ही कहूँगा। तो जहाँ तक हो सके ऐसे चलेंगे, देखते हैं क्या होता है। अमित एक बात मैं कह दूं कि आप ये ना सोचिए कि आप बहुत दूर हैं हमसे बेंगलोर में, क्योंकि यहाँ कराची में जहाँ इर्तिका है वहाँ एक बहुत बड़ा बेंगलोर टाउन है। तो आप बिल्कुल यही सोचिए जैसे आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम में से एक है। तो हिंदी उर्दू जो आपका जी चाहे बोलिए। थैंक यू। ठीक है, तो हाँ, तो ये शुरुआत इसी से करते हैं जो आपने कहा कि पैंडेमिक के पहले लेबर की क्या स्थिति थी। तो जो ये रिपोर्ट जो अंजुम साहब कह रहे थे, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया, जिसका जिक्र किया उन्होंने, ये हमारा इस सेंटर के काम के तहत तीसरा रिपोर्ट है। मैं आपको जल्दी से सेंटर की वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, और चैट में वो एड्रेस भी बाद में डाल दूंगा मैं वेबसाइट का। ये cse.azimpremji university.edu.in हमारी वेबसाइट है सेंटर की, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। और इसमें हम लोग ने 3 रिपोर्ट्स अभी तक जारी किए हैं। 2018 में एक था, 2019 में, और ये तीसरा वाला है। तो ये सेंटर का इसी वजह से उसको यूनिवर्सिटी ने बनाया था कि लेबर की एक सिस्टमैटिक स्टडी हो। और जब हम लोग ने शुरुआत की थी तब सबसे अहम मुद्दा जो था वो था जॉबलेस ग्रोथ का, जो कि लेबर के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कई सालों से। जॉबलेस ग्रोथ यानी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी ग्रोथ तो इंडिया में काफ़ी हुई। अगर आप पिछले 2 साल को छोड़ दें तो उसके पहले तकरीबन 20 साल के लिए 5% एंड अबव का रियल जीडीपी ग्रोथ हुआ है लगभग। लेकिन उस हिसाब से रोजगार नहीं बढ़े हैं, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी है। और अगर हम खास करके वर्किंग एज पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट या वर्कफोर्स के साथ कंपेयर करें, यानी जो सारे 15 साल की उम्र के ज़्यादा लोग हैं उनकी संख्या देखें, उनकी तादाद देखें, और दूसरी तरफ जो वर्कफोर्स, टोटल वर्कफोर्स है उसकी तादाद देखें, तो जो ग्रोथ रेट है वर्किंग एज पॉपुलेशन का वो वर्कफोर्स के ग्रोथ से दुगना है। यानी जो लोग
काम की उम्र में आ रहे हैं उनसे उसमें से सिर्फ आधे वर्कफोर्स में जा रहे हैं। तो इससे जो ओवरऑल WPR जिसको कहते हैं वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो भी कम है और घटा भी है थोड़ा, खास करके औरतों के लिए। तो इसका मैं बाद में और अगर जिक्र कर सकता हूँ अगर लोगों को इंटरेस्ट हो तो। जो रिसर्च में जिसका लो एंड डिक्लाइनिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहा गया है, जिस प्रॉब्लम को, उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो लगभग ऑल इंडिया एवरेज हम लोग देखें तो 100 में से केवल 20 औरतें रोजगार में पाई जाएंगी, जो कहती हैं, सर्वे जब होता है, जो कहती हैं कि हम कुछ रोजगार कर रहे हैं जिससे कुछ आय मिल रही है। तो जॉबलेस ग्रोथ की एक बड़ी समस्या रही पिछले कुछ 10-20 सालों में इंडियन इकोनॉमी में, और उससे क्लोजली रिलेटेड है इनफॉर्मेलिटी की समस्या, यानी प्रिडोमिनेंस ऑफ इनफॉर्मल लेबर। तो ये कोई इंडिया का यूनिक प्रॉब्लम नहीं है, ना ही जॉबलेस ग्रोथ यूनिक प्रॉब्लम है। दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स दैट आर फेसिंग मेनी डेवलपिंग कंट्रीज। तो इंडियन इकोनॉमी में जो रोजगार, जिनके पास ऐसा रोजगार है जिसमें ना कोई जॉब सिक्योरिटी है, कई बार तो एम्प्लॉयर भी नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, या अगर एम्प्लॉयर हो भी तो वो कोई फिक्स्ड एम्प्लॉयर नहीं है, वो दिहाड़ी पे काम करते हैं, डेली वेज पे काम करते हैं, या अगर तनख्वाह भी पाते हो तो वो कोई ऐसा जॉब नहीं है जिसकी कोई सिक्योरिटी हो, या जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, या जिसके कोई बेनिफिट्स हो। तो अगर हम ये सारे लोग देखें जो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो खुद का रोजगार कुछ करते हैं, छोटा सा दुकान चलाते हैं, गुमटी ठेला कुछ रेडी वगैरह चलाते हैं, या घर ही पे अपना कुछ कारोबार करते हैं, उनको जोड़ लें, दिहाड़ी वालों को जोड़ लें, और जो तनख्वाह वाले हैं लेकिन जिनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उन सबको जोड़ लें तो वो लगभग 90% है वर्कफोर्स का। और ये आंकड़ा बहुत बदला नहीं है कई सालों में। तो पिछले 10 साल का अगर मैं डेटा देखूं लेबर फोर्स सर्वेस का, तो ये प्रोपोर्शन लगभग उतना ही रहा है, 19-20 का फर्क हुआ है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से ना ही फॉर्मल सेक्टर जॉब्स क्रिएट हुए हैं रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, और ना ही ये इनफॉर्मेलिटी घटी है जितनी की घटनी चाहिए थी। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें सेक्टोरली, तो लेबर फोर्स को हम लोग अगर फॉर्मल इनफॉर्मल की तरीके से ना देखें, लेकिन वो किस सेक्टर में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विसेज में है, कंस्ट्रक्शन में है, इसमें देखें तो जो जाहिर है इंडिया में, पाकिस्तान में, सब जगह एग्रीकल्चर काफ़ी बड़ा सेक्टर रहा है और अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे वर्कफोर्स का शेयर एग्रीकल्चर में घटता जा रहा है, और इंडिया में अब वो घट के 45% हो गया है लगभग। तो आधे से कम लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं अभी। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर के घटने की, जो एक तरफ एग्रीकल्चर घटता जा रहा है, दूसरी तरफ लेकिन फॉर्मल इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब है कि लोग जो एग्रीकल्चर छोड़ के जाते हैं, खेती छोड़ के जाते हैं, वो ज्यादातर रोजगार कहाँ पा रहे हैं? अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर में, और सबसे ज्यादा संख्या में, सबसे ज्यादा तादाद में कंस्ट्रक्शन में। ये मैं पिछले कुछ फिर से मैं पिछले 15 साल वगैरह की बात कर रहा हूँ। पिछले 2-3 साल में काफी चीजें बदली हैं, क्योंकि इंडिया में काफी स्लो डाउन आया था, कोविड के पहले भी स्लो डाउन आया था, तो वो मैं अभी नहीं बात कर रहा हूँ उसके बारे में। ब्रॉडली मैं ये आपके सामने तस्वीर खींच रहा हूँ कि पैंडेमिक के पहले लेबर की जो इंडिया में स्थिति थी, जो कंडीशन थी, वो प्रिकेरियस थी ज्यादातर मात्रा में। और एक और पहलू जो मैंने पहले अभी जिक्र नहीं किया, वो है कि हालांकि जीडीपी ग्रोथ काफी स्ट्रांग हुई, लेकिन इनकम ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हुई। स्पेशली जो लोअर हाफ या लोअर 20-30% अगर आप देखें वर्कफोर्स के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, तो वहां पे जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम है वो जीडीपी ग्रोथ से काफी कम। तो अगर जीडीपी ग्रोथ 5-6% है रियल टर्म्स में एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, तो वेज ग्रोथ या इनकम ग्रोथ समझिए 2 या 3% होगा, उससे आधा या कम। तो ना सिर्फ अर्निंग्स लो हैं, यानी मुल्क गरीब है, लेकिन वो लो अर्निंग्स भी ज्यादा तेजी से बढ़े नहीं हैं। तो ये सब कुल मिला के इसका हासिल क्या है कि जब पैंडेमिक हुआ
और जब लॉकडाउन हुआ तब वर्कफोर्स की एक बड़ी मात्रा, मैं सिर्फ माइग्रेंट वर्कर की बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी प्रॉब्लम प्रोफेसर घोष ने भी काफी डिस्कस की थी, लेकिन कुल मिला के जो इनफॉर्मल सेक्टर है उन पे जो असर हुआ इस लॉकडाउन का वो ये था कि उनसे अचानक रोजी रोटी छीन ली गई। वो रोज कमाने वाले लोग हैं और ना ही कोई सेविंग्स वगैरह की सिक्योरिटी थी, तो इमीडिएटली एक क्राइसिस हो गया जिनसे उनको कर्ज लेना पड़ा, खाना कम करना पड़ा। हम लोगों ने काफी सर्वेज किए हैं जो मैं जा सकता हूँ बाद में डिटेल में, और ये सारे इफेक्ट्स इमीडिएटली हुए अप्रैल जून में पिछले साल के। लेकिन उसमें जाने से पहले अंजुम साहब मैं देख लूं कि अगर आपको प्री कोविड सिचुएशन के बारे में और कुछ अगर जानना हो डिटेल में तो मैं बता दूं। नहीं अमित, मेरा ख्याल में आपने खास जो उसकी थे पॉइंट वो तो आपने बता दिए, फिर कुछ होगा तो वापस आ जाएंगे। ठीक। तो चूंकि एक और बात मैं कह दूं, चूंकि इस वेबिनार का उन्वान न्यू अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ लेबर है, तो मेरे ख्याल से एक चीज दिमाग में रखने लायक है जो कि प्रोफेसर घोष के वेबिनार में भी शायद आई थी, कि इस क्राइसिस से क्या सीख ले सकते हैं हम लोग कि आगे जो जाके जो इकोनॉमी का रिस्ट्रक्चरिंग होगा उसमें अलग इमेजिनेशन क्या हो सकता है, क्योंकि बिजनेस एज यूजुअल का कोई मतलब नहीं है। ऑफ कोर्स जाहिर है कि समाज का एक तबका वो होगा जिसको बिजनेस एज यूजुअल चाहिए, जिसका पुरानी इकोनॉमी में फायदा हो रहा था और जिसमें आप न केवल सरमाएदार हैं लेकिन फॉर्मल सेक्टर के वो वर्कर्स हैं जिनकी अच्छी तनख्वाहें बढ़ी हैं वगैरह, तो उनका तो इंटरेस्ट है कि पुरानी सिचुएशन आए वापस। लेकिन बहुत बड़ा तबका भी ऐसा भी है जिसका मैं जैसे कह रहा था पहले कि उसको कोई खास फायदा नहीं पहुंचा, और अगर फिर से सिचुएशन जैसे थे चली गई तो उसे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है वो हम लोग गंवा देंगे। तो ये एक बात मैं कहना चाहता था। तो इसके साथ में फिर मैं अभी कोविड में आता हूँ, और इसमें रिपोर्ट में हम लोग ने काफ़ी डिटेल में डेटा वगैरह प्रेजेंट किया है, वो मैं आज डेटा नहीं दिखाने वाला कोई, अगर बाद में किसी को इंटरेस्ट हो कोई देखने में तो मैं दिखा सकता हूँ। मैं सिर्फ जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं सिर्फ एक फहरिस्त दे देता हूँ। मतलब तो जैसे कि मैं कह रहा था, हम लोग ये जानते थे पेंडेमिक से पहले, लॉकडाउन होने से पहले, कि अगर लॉकडाउन जैसी कोई पॉलिसी हो जो कि मजबूरन सरकार को लागू करनी पड़ रही है, तो हम लोग ने तुरंत ही कहा था मार्च या अप्रैल पिछले साल में कि लॉकडाउन अगर जरूरी है लगाना। हम लोग इसमें नहीं गए कि लॉकडाउन जरूरी है या नहीं, क्योंकि हम लोग उस टाइप के एक्सपर्ट्स नहीं थे जो हेल्थ या एपिडेमियोलॉजी वाले एक्सपर्ट्स। तो हमने सिर्फ इतना कहा कि अगर लॉकडाउन लगाना जरूरी नजर आ रहा है तो इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, लेबर फोर्स का जो स्ट्रक्चर है, उसको देखते हुए आपको ये चीजें करनी चाहिए लॉकडाउन के साथ साथ में। वो हुई नहीं, वो बात और है, वो मैं बाद में आपको फिर से आऊंगा उस मुद्दे पे मैं। चूंकि कोई सपोर्ट मेजर्स नहीं आए इमीडिएटली, तो जो मैं क्राइसिस जो कह रहा था वो इमीडिएटली हो गया। तो जो डेटा में हम लोग के सामने आया, ये डेटा हम लोग का नहीं है, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी करके एक प्राइवेट डेटा फर्म है बम्बई में बेस्ड, जो हर साल 3 दफा एक सर्वे करते हैं, नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सर्वे है, जिसका काफी बड़ा सैंपल है। अराउंड 1.5 लाख हाउसहोल्ड्स आर सर्वेड 3 times a year. So it's a panel survey, जो इकोनॉमिस्ट हो यहाँ वो जानते होंगे, इट्स अ पैनल सर्वे जिसमें एम्प्लॉयमेंट और इनकम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस डेटा पे हम लोग ने उसकी बिना पे हम लोग ने ये देखा कि पिछले अप्रैल और मई में द बॉटम 20% ऑफ हाउसहोल्ड्स, तो हम लोग अगर इनकम के हिसाब से हाउसहोल्ड्स को अरेंज करें सबसे गरीब से सबसे अमीर, तो उसमें जो सबसे गरीब 20% हैं उनकी सारी इनकम गायब हो गई। ऑन एवरेज दे लॉस्ट 100% ऑफ देयर इनकम in April and May, and more than 50% of their income in June last year. So over a period of about 8 or 9 months in 2020, these households lost 2.5 months of income on average. जबकि जो सबसे अमीर 10% हाउस होल्ड सर्वे में है
उनकी इनकम भी घटी, क्योंकि सभी की इनकम पे असर हुआ, वो घटी लगभग 25% या उससे थोड़ा कम। So a 25% decline in income year on year is not a small thing. सबको झटका लगा, लेकिन वो झटका जो लगा उसकी जो मैग्नीट्यूड थी वो गरीब हाउस होल्ड्स के लिए बहुत ज्यादा थी अमीर से। तो इसका इम्पैक्ट जो हुआ वो बहुत रिग्रेसिव था। जो वो झटका बर्दाश्त करने की सबसे कम स्थिति में जिनकी थी, सबसे कमजोर जो थे, उन्हीं पे वो झटका सबसे ज्यादा पड़ा लॉकडाउन का। और लॉकडाउन के बाद में भी लॉकडाउन उठ गया तो जाहिर है रोजगार फिर से बढ़ा, लोग काम पर आए, लोग अपना धंधा भी चलाने में मतलब रिटेल वगैरह सब सेक्टर शुरू हुए, लेकिन जो एक डिमांड का जो एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ था उस लॉकडाउन की वजह से, उसके परसिस्टेंट इफेक्ट्स रहे। तो सप्लाई साइड इफेक्ट्स भी तो रहे ही, क्योंकि सप्लाई साइड में भी जो माइग्रेंट वर्कर्स वापस घर गए थे वो वापस नहीं आए इमीडिएटली, तो फैक्ट्रियां काफी बंद थी, दुकानों में लोग कम थे, ये सब तो चीजें थी ही। सप्लाई साइड पे भी प्रॉब्लम थी, लेकिन डिमांड साइड पे भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि लोगों की इनकम बहुत कम हो गई थी, तो उनको खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने सिंपल रोजमर्रा की चीजों के लिए कर्ज उठाया हुआ था। तो मैं एक और डेटा पॉइंट आपको दे दूं, हम लोग ने एक सर्वे किया है कर्नाटका और राजस्थान, 2 स्टेट्स में, जिसमें हम लोग ने फरवरी में पैंडेमिक के पहले कुछ इंटरव्यू किए थे, फिर वो सर्वे बंद हो गया पैंडेमिक की वजह से, फिर हम लोग फिर से गए फोन से, फिर हम लोग ने सर्वे किया अगस्त सितंबर में उन्हीं हाउस होल्ड्स का, और कंपेयर किया। तो उसमें हम लोग को ये शॉकिंग चीज दिखी कि लगभग 90% लोगों ने कहा कि हमको कर्ज लेना पड़ा है फरवरी और अगस्त सितंबर के बीच में घर का खर्चा चलाने के लिए। तो जाहिर है कि जब ऐसी स्थिति थी, जिन लोगों ने ऐसे कर्ज वगैरह उठाए थे, और एक न्यूट्रिशनल क्राइसिस भी हो रहा था साथ में, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। हालांकि सरकार ने मुफ्त राशन बांटना शुरू किया था, वो मैं आऊंगा उस पर अभी, लेकिन फिर भी न्यूट्रिशनल क्राइसिस था। तो इस सब के चलते हुए लोगों के पास खर्च करने के लिए और कोई पैसा तो था नहीं, तो इसलिए जो डिमांड की प्रॉब्लम थी उसके वजह से फिर से एक रीइंफोर्सिंग डिप्रेस्ड कंडीशंस इफेक्ट हुआ। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इंडिया के जीडीपी आंकड़े देखें तो आपको लगेगा कि रिकवरी चालू हो गई थी सेकेंड वेव के पहले। अब तो खैर फिर से जीडीपी कम हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड वेव में फिर से लॉकडाउन शुरू हो गए, लेकिन सेकेंड वेव के पहले फरवरी तक GDP had started recovering. But the reason I'm emphasizing the nutritional crisis and the poverty issue is that the official GDP numbers always underestimate the informal economy. Informal sector का उनके पास official statistics high frequency नहीं होता है। तो the system followed in national income accounts, पाकिस्तान में भी शायद यही करते हैं, मुझे पता नहीं, कि फॉर्मल सेक्टर का डेटा लेकर वो एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में क्या हुआ होगा। जाहिर है अंडर कंडीशंस लाइक दिस दोज रिलेशनशिप्स ब्रेक डाउन। जो फॉर्मल सेक्टर एक चीज कर रहा होगा, इनफॉर्मल सेक्टर दूसरी चीज कर रहा होगा, तो आपका एक्स्ट्रापोलेशन ठीक काम नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन इनफॉर्मल आउटपुट में हुआ होगा, ये अंदाजा लगा रहा हूं मैं। तो ये सब के चलते increased poverty, increased inequality, increased nutritional deficits. पॉवर्टी का एक और मैं जिक्र कर दूं, जो आंकड़ा हम लोग ने कैलकुलेट किया, जो काफ़ी मीडिया में कवर हुआ, कि अगर हम नेशनल फ्लोर मिनिमम वेज, जो गवर्नमेंट की एक कमेटी थी 2019 में, अनूप सतपथी कमेटी, उन्होंने एक न्यूट्रिशनल फूड क्लोथिंग रेंट रिक्वायरमेंट्स पे एक नेशनल फ्लोर मिनिमम वेज प्रपोज किया था, 375 rupees a day in rural areas and 430 rupees a day in urban areas, जो कि लागू नहीं हुआ है, इट्स ओनली अ प्रपोज्ड वेज। उसको हम लोग ने थ्रेशोल्ड लेकर के कैलकुलेट किया कि उसके ऊपर कितने लोग थे, उसके नीचे कितने लोग थे, पैंडेमिक के पहले और फिर पैंडेमिक के दौरान। और ये सामने आया कि पैंडेमिक के दौरान लगभग 23 करोड़ लोग, 230 million or 23 crore individuals are estimated to have dropped below that line. This line, for those who know here, is higher than the World Bank poverty line. World Bank का जो poverty line है, आपने सुना होगा $1 a day, $2 a day वगैरह, तो ये लाइन उससे
ऊपर है, इट्स अराउंड $5 a day इन परचेसिंग पावर पैरिटी टर्म्स। तो जाहिर है काफ़ी लोग उसके नीचे पहले भी थे, लेकिन पैंडेमिक की वजह से और बहुत ज़्यादा लोग उसके नीचे चले गए। तो ये सारे इफेक्ट्स जो थे वो सेकेंड वेव के पहले वाले इफेक्ट्स हैं। सेकेंड वेव जब आया मार्च अप्रैल में, और फिर से जब लॉकडाउन शुरू हो गए जो अभी भी चल रहे हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस और भी बढ़ गया, क्योंकि हाउस होल्ड्स पहले से ही स्ट्रेस थे। तो सेकेंड वेव में आने से पहले मैं आपको जरा बता दूं कि गवर्नमेंट ने क्या किया इन वेरी ब्रीफ। लास्ट ईयर देयर वाज अ सपोर्ट पैकेज, फिस्कल सपोर्ट पैकेज अनाउंस किया था, जिसका हेडलाइन नंबर काफी बड़ा है, समथिंग लाइक 30 लाख करोड़ और सम सच हेडलाइन यू विल फाइंड, लेकिन उसमें से ज्यादातर मॉनेटरी स्टिमुलस है, फिस्कल स्टिमुलस नहीं है। यानी वो सरकार खुद पैसा खर्च नहीं कर रही है, वो लोन्स और इंक्रीज लिक्विडिटी के का टाइप का सपोर्ट है, जिसका बहुत ज्यादा असर इस टाइप के कंडीशंस में होता नहीं, लेकिन क्योंकि जो आप देखें कि जो फर्म्स ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, जो बैंकरप्ट होने वाले हैं, जिनको धंधा नहीं नजर आ रहा है, वो लोन्स वगैरह लेने नहीं वाले हैं। तो डायरेक्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ऑलवेज मोर इफेक्टिव इन दीज कंडीशंस कंपेयर टू मॉनेटरी मेजर्स। तो जो हम लोग ने एस्टिमेट किया है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और जो बाकी लोगों ने भी किया है, दैट नंबर इज मच लोअर, इट्स अराउंड 3 to 4 lakh crore rupees, which would be around somewhere between 1.5 and 2% of GDP, which in comparative terms is not that much. काफी और देश भी हैं, गरीब देश भी हैं, वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह, जिनकी फिस्कल सपोर्ट पैकेज उससे ज्यादा है। तो इस पैकेज में क्या था, एक तो जो राशन है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो सब्सिडाइज राशन जाता है उसका एक्सपेंशन, दूसरा एक कैश ट्रांसफर, जो जीरो बैलेंस जनधन अकाउंट्स एक स्कीम है, जो जनधन अकाउंट्स होल्डर हैं, जो महिलाएं, औरतें होल्डर हैं, उनके अकाउंट में 1500 रुपए डाले गए पिछले साल। और नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है रूरल एरियाज में, उसका एलोकेशन बढ़ा दिया गया फ्रॉम 60,000 crores to 100,000 crores, which was fairly big increase for the time. तो ये कुछ बड़े बड़े कदम सरकार ने उठाए थे जो कि जरूरी थे लेकिन काफी नहीं थे। तो अब जाके क्या हाल है, इस बस मैं ये कह दूं, फिर अंजुम साहब आप मुझे पूछ सकते हैं अगर कुछ एक्सपैंड करना हो। तो अभी जो रिपोर्ट में हम लोग ने कहा है कि पिछले साल का जो सपोर्ट पैकेज है उसका भी हम लोग ने काफी एनालिसिस किया है कि किनको पहुंचा किनको नहीं पहुंचा वगैरह, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। वो तो हो गया, जो करना था सरकार ने कर दिया। और एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी काफी कुछ किया, उसमें मैं नहीं गया अभी। सेकेंड वेव के आने के बाद और बहुत करने की जरूरत है, क्योंकि फर्स्ट वेव का ही जो इम्पैक्ट है उसका मुकाबला करने के लिए सपोर्ट पैकेज काफी नहीं था पिछले साल। और अब जब सेकेंड वेव आई है तो not only do households need to be compensated for the incomes lost last year, जो पिछले साल जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की जरूरत है, और जो अब नुकसान हो रहा है उसकी भी, दोनों चीजें हैं। अगर नहीं हुआ तो जाहिर है डिप्रेस्ड कंडीशंस और प्रोलॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि लोगों का कर्ज और बढ़ने वाला है, तो वो और भी खर्च करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो अब क्या किया जाना चाहिए ये मैं ब्रीफली बता देता हूँ। तो हम लोग का सुझाव ये है कि राशन का जो एक्सपेंडेड राशन जो पिछले साल किया था वो इस साल भी हुआ है, लेकिन सिर्फ मई जून के लिए हुआ है, तो उसको कम से कम दिसंबर तक करने की जरूरत है। कैश ट्रांसफर और करने की जरूरत है, इमरजेंसी तौर पे काफी नहीं है जो अब तक हुआ है। और जो रूरल गारंटी स्कीम है उसका भी एलोकेशन फिर से घटा दिया गया है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। और कई चीजें कर सकती है सरकार, वो अब मैं धीरे धीरे बताऊंगा जब हम लोग लॉन्ग टर्म पे आएंगे। ये तो मैंने सिर्फ बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात की है कि इमीडिएट क्राइसिस के लिए क्या करने की जरूरत है लेबर के लिए, लेकिन जाहिर है ये काफी नहीं है। वी हैव टू थिंक फंडामेंटली अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन इन द लॉन्ग रन, व्हिच वी कैन डिस्कस। तो आई विल जस्ट स्टॉप नाउ एंड सी इफ अंजुम साहब अगर कुछ पूछना चाहें तो। अमित, जरा सा ये जो आपने तस्वीर बनाई है इसमें थोड़ा सा ये इजाफा कर दें कि इसका पेंडेमिक का जो असर हुआ है ये बहुत अनइवन असर हुआ है।
मतलब ये हर एक पे एक तरह का नहीं है, तो इसमें जियोग्राफिकल अनइवननेस भी है। ज्योग्राफिया के हिसाब से देखा जाए, सेक्टरल अनइवननेस, कुछ सेक्टर्स पे बहुत असर हुआ है, कुछ सेक्टर्स पे बहुत कदरे कम असर हुआ है। फिर जेंडर का बहुत वाज़ेह फर्क है। उसके बाद एज पे भी वो बहुत वाज़ेह है, और क्लास भी इसका। तो ये थोड़ा सा इस तस्वीर को थोड़ा सा और रूनुमा कर दें कि ये जो अनइवननेस है, इसकी इसकी नेचर जो है वो क्या है। जी जी बिल्कुल। तो एक एक करके लेते हैं। हाँ, सबसे पहले जो आपने कहा रीजनल इम्बैलेंसेस हैं ज्योग्राफी के, तो वो एक बहुत बड़ी प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम भी थी, जो कि एक्चुअली मुझे कहना, उसका जिक्र करना चाहिए था कि पैंडेमिक के पहले भी अगर हम लोग इंडिया का पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट देखें तो वो बहुत अनइवन है। ये लोग जानते ही होंगे कि कुछ स्टेट्स, खास करके जो वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी है, और जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, उन्होंने कम ग्रोथ देखी है। तो जो माइग्रेंट क्राइसिस भी हुआ, उसके पीछे भी यही वजह थी कि कुछ स्टेट्स माइग्रेंट सेंडिंग स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, और कुछ हैं माइग्रेंट रिसीविंग, जहाँ पे लोग आते हैं माइग्रेशन करके, जैसे कि महाराष्ट्र है, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है वगैरह, गुजरात है। तो एक ये रीजनल डायमेंशन है। तो इसमें ये हुआ कि जब लॉकडाउन्स हुए तो ऑफ कोर्स एक बड़ा रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला। लेकिन दूसरा एलिमेंट जो अनइवननेस का ये है कि चूंकि स्टेट्स की डेवलपमेंट बहुत अनइवन रही है, और पर कैपिटा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोग देखें, अगर स्टेट का इनकम देखें, तो उसमें भी काफ़ी ना ही डिफरेंसेस हैं बल्कि डाइवर्जेंसेस भी हुए हैं। तो इसमें भी काफी काम हुआ है कुछ साल पहले, जो मैं अभी नहीं जा रहा डिटेल में। ओवर टाइम अगर आप चाइना में देखें फॉर एग्जांपल, द प्रोविंसेस हैव कन्वर्ज्ड टू सम एक्सटेंट विद इकोनॉमिक ग्रोथ। जो प्रोविंसेस के बीच में की डिस्पैरिटी थी वो कम हुई है, इंडिया में वो डिस्पैरिटी बढ़ी है। तो द पुअरर स्टेट्स हैव ग्रोन स्लोअर देन द रिचर स्टेट्स ओवर टाइम, एंड दैट मीन्स दैट जो पैंडेमिक के उसके साथ डील करने की भी जो कैपेसिटी है, जो स्टेट कैपेसिटी है, रिसोर्सेज है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नेंस है, वो भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं उसमें भी। तो यू कैन सी दैट वेरी क्लियरली इन द वे द स्टेट्स हैव बीन एबल टू डील विद द क्राइसिस, हाउ दे हैव बीन अफेक्टेड। अगर लॉकडाउन हुआ तो आप कितना वर्कर्स की देखभाल कर सकते हैं, अगर वैक्सीनेशन करना है तो कितना इफेक्टिवली कर सकते हैं, अगर हॉस्पिटल्स वगैरह का इंतजाम करना है, बेड्स का इंतजाम करना है तो कितना इफेक्टिवली कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन वेरी वेरी डिफरेंट। तो रीजनल डायमेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है इसमें, क्राइसिस में। दूसरा जो आपने कहा, जेंडर और एज आर वेरी बिग विद रिस्पेक्ट टू लेबर। तो अगर आप पूछें कि किन की नौकरियां जग गई, किन के रोजगार छिन गए, या लॉकडाउन के दौरान, या छिन जाने के बाद किन के रोजगार वापस मिले, ये अगर आप देखें तो हम लोग ने रिपोर्ट में काफी डिटेल में ये किया है कि औरतों का रोजगार छिन जाने का जो प्रोबेबिलिटी थी, जो लाइक्लीहुड था, वो काफी ज्यादा था। और अगर रोजगार छिन गया औरतों का तो वो वापस आना भी कम लाइकली था। तो मर्दों के मुकाबले औरतों पे दोहरी मार पड़ी, रोजगार ज्यादा छिन गए और कम वापस आए। और इसकी वजह हम लोग बहुत तफसील में तो नहीं गए हैं, लेकिन कुछ वजहें ये हैं कि जिस टाइप का काम औरतें करती हैं या जिस सेक्टर्स में औरतें काम करती हैं, उन पे ज्यादा मार पड़ी, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब ऐसे टाइप के क्राइसिस होते हैं और जब घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं या घर में क्राइसिस हो जाता है, हेल्थ क्राइसिस हो या और कुछ हो, तो औरतों को फिर से वो काम पड़ जाता है, क्योंकि हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसिमेट्रिकली बहुत डिवाइडेड है, तो औरतों को ही वो काम आ जाता है, उनको फिर रोजगार वो नहीं कर पाती हैं। तो इस टाइप के कुछ कुछ वजहें हो सकती हैं जिससे औरतों पे बहुत ज्यादा मार पड़ी क्राइसिस की। एक मार तो ये थी कि रोजगार की, दूसरी मार ये है कि उन पे घर के काम का बोझ बहुत बढ़ गया। ये भी हम लोग ने रिपोर्ट में डिस्कस किया है सर्वे के बेसिस पे, कि उनका जो घर में खाना पकाने का, लोगों की देखभाल करने का, ये सारे जो काम होते हैं, उनकी बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गई पैंडेमिक में। और कई औरतों को रोजगार करते हुए भी बढ़ गई है।
तो उन पे ये बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है काम का, और उससे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। युवाओं जो युवक हैं, जो यंग वर्कर्स हैं, उन पे भी काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि अगेन द टाइप ऑफ वर्क दैट दे आर इन्वॉल्व इन इज डिफरेंट फ्रॉम ओल्डर एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, इन द सेंस दैट वो हो सकता है हाल ही में उनको जॉब मिली है, वो फर्म में सबसे नए हैं, सबसे कम एक्सपीरियंस वाले हैं, तो इस सब के चलते जब नौकरी जाती है तो ज़्यादातर उन टाइप के वर्कर्स की जाती है जिनमें फर्म की इन्वेस्टमेंट कम हो। अगर आप थोड़े सीनियर वर्कर हैं, फर्म के साथ कुछ साल रहे हैं, तो फर्म में ने आप में कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपके कुछ आप उसके फर्म के लिए एक एसेट है, वो यंग वर्कर्स में नहीं होता, तो उनकी चांस जॉब जाने की ज़्यादा होती है। तो ये भी हम लोग ने देखा। और फाइनली क्लास तो सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो उसकी मार एकदम अनइक्वल पड़ी है। सबसे ज़्यादा मार सबसे गरीब लोगों पे, सबसे कम मार अमीर लोगों पे। इसमें काफ़ी वजहें हैं। एक तो ये है कि गरीबों के रोजगार जो होते हैं वो प्रिकेरियस होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, जल्दी छिन जाते हैं। दूसरा ये कि जो सेक्टर्स हैं जिनमें ज़्यादातर इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, आप कंस्ट्रक्शन ले लें या पेटी रिटेल टाइप की चीज़ें, छोटा व्यापार वगैरह ले लें, इसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं। उस हिसाब से जो अमीर हैं वो उन सेक्टर्स में हैं जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे आईटी है, फाइनेंस है, एजुकेशन है, which are sectors that could have adapted to some extent to the new working conditions. हम लोग अभी थोड़ी देर में फ्यूचर ऑफ वर्क की भी बात करेंगे थोड़ा, कि आगे जाके what are going to be the implications for work going forward. बट लेकिन जाहिर है कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे उन पे कम मार पड़ी, इसमें अमीर लोग ज़्यादा थे। ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा सेक्टर फिर से है जिसमें काफ़ी इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, इन सब पे भी बहुत बड़ी मार पड़ी। तो क्लास हैज बीन अ वेरी ह्यूज फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ इम्पैक्ट। अमित, आपने जो ये औरतों की बात की तो एक सीधी सी चीज जहन में आती है कि जब स्कूल बंद हो गए तो बच्चे सारा दिन घर में हो, तो बच्चों का तो किसी को तो ख्याल रखना है, तो खामखा वो औरतें जो हैं जो पहले काम पे चली जाती होंगी, उस दौरान में जब बच्चे स्कूल में होंगे वो नहीं जा सकती होंगी। जी तो क्या बिल्कुल, ये सही? इस टाइप के इफेक्ट्स जरूर हुए होंगे। इसमें हम लोग बहुत प्रिसाइसली नहीं कह सकते क्योंकि वी हैव नॉट डन दैट काइंड ऑफ डिटेल्ड सर्वे, लेकिन इट इज़ वेरी प्लॉजिबल, मतलब ये बिल्कुल हुआ होगा ऐसे कि इस टाइप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी हैं उसकी वजह से। पहले ही मैंने जैसे कहा कि औरतों की काम करने की जो एक जो एक रिलेशनशिप है लेबर मार्केट के साथ, वो एक टेन्युअस रिलेशनशिप है, यानी वो इन एंड आउट बहुत रहती हैं क्योंकि इस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती जाती रहती हैं। तो अगर इस टाइप का कुछ हुआ हो कि बच्चे ज्यादा घर पे हैं तो इट्स वेरी लाइकली दैट दे कुड नॉट गो एंड वर्क। अच्छा अमित, थोड़ा सा जो है इस क्राइसिस का जो स्केल था, ताकि उसका जरा लोगों को अंदाजा हो जाए, तो हम जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम हुई थी उसी को हम एक बहुत बड़ा एक तरह से सानिया इसलिए समझते हैं कि उसमें कहते हैं कि 10 मिलियन लोग जो थे वो बेघर हुए थे। तो इस पेंडेमिक में जो मैंने फिगर पढ़ा है वो है कि 30 मिलियन लोग जो है वो बेघर हुए हैं और 5 मिलियन माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस बंद हुई हैं। तो क्या ये 30 मिलियन का जो फिगर है ये सही है? वाकई इस इतनी तादाद में लोग घर छोड़ के दूसरी जगह गए हैं? अगर ये फिगर माइग्रेंट्स से ताल्लुक रखता हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो स्थायी लोग हैं, जो मतलब जो सेडेंट्री हैं, जो जहाँ पे हैं वहाँ पे ही काम करने हैं, उनका मुझे नहीं लगता कि इतने लोग बेघर हुए हैं। लेकिन अगर आप रिवर्स माइग्रेशन को देखें, मतलब जो लोग एक जगह रह रहे थे और दूसरी जगह उनको जाना पड़ा, मजबूरन जाना पड़ा, तो वो तो इजीली इट विल बी 30, इट विल प्रोबेबली मोर देन दैट एक्चुअली, क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कफोर्स है उसके एस्टिमेट्स हैं नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि देयर इजंट रियली गुड डेटा ऑन दिस काइंड ऑफ माइग्रेशन। जो हम लोग जिस माइग्रेशन की बात कर रहे हैं वो एक शॉर्ट टर्म टाइप का माइग्रेशन है, तो हम लोग उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो 10 साल से कहीं जाके बस गए हैं,
जिनकी शायद फैमिली भी उनके पास हो वगैरह, उस टाइप के माइग्रेंट्स की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग उस टाइप के माइग्रेंट्स की बात कर रहे हैं जो अकेले आते हैं, परिवार को कहीं छोड़ के आते हैं, और छुट्टियों में वापस जाते हैं, या 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने वहाँ रहते हैं वगैरह, इस टाइप के जो लोग हैं। तो इनकी संख्या मेरे ख्याल से quite easily it can be 30-40 million, and many of them, and possibly more, and a good fraction of them were forced to go back. So I think we have not yet fully come to terms with the hugeness of this thing. I mean, एक बहुत visible face उसका था। पिछले मई में न्यूज़पेपर हेडलाइंस थी, सब जगह फोटोज छपी, जो टेरिबल जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ वो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है आगे जाके साइकोलॉजिकली एंड ऑन पीपल्स लॉन्ग टर्म वेलबीइंग, आई डोंट थिंक वी हैव फुली अप्रिशिएटेड दैट। अमित, जो मेरे जहन में सवाल आता है, अब ये आपने जो तस्वीर बना दी है, इससे ये पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीजें हैं या चीज है जो कि कोविड से पहले भी मौजूद थी, मगर लेबर मार्केट में खास तौर पे या इकोनॉमी में, मगर हमें नजर नहीं आ रही थी वो, मगर हमारी आंखों से ओझल थी, और इसने, कोविड ने, जैसे जब बिजली चमकती है तो एकदम आपको चीज नजर आ जाती है, वो अब इस तरह से नजर आ गई है कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो एक दो चीजें जो हैं उनके ऊपर जरा आप निशानदेही करें। जी, तो इसमें एक उन लोगों, मतलब वी हैव टू डिस्टिंग्विश यहाँ पे, जो लोग हम लोग जैसे हैं, जो ज्यादातर इसी में रहे हैं पहले, और दोज हु आर नॉट सरप्राइज्ड बाय व्हाट हैपेंड, लेकिन एक मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस है जिसका शायद आप जिक्र कर रहे हैं कि एक जो आम फॉर्मल सेक्टर वर्कर, अगर मैं जो कहूँ, जो आम 10% लोग हैं, देयर इज सच अ कैटेगरी, जो लोग सोचते थे कि the Indian economy has fundamentally turned a corner in the last 20-30 years because of the kind of growth जो liberalization के बाद में जो एक rapid GDP growth हुई, और एक तरीके से improvement in living standards हुआ, सब कुछ हुआ, उसमें जो लोग ये भूल गए कि बहुत बड़ा तबका अभी भी, जैसे मैंने पहले कहा, प्रिकेरियस है, जो रोज काम करके, रोज कमा के, रोज खाने वाला तबका है, जिसकी तादाद कम नहीं है, या जो माइग्रेंट्स हैं जो बहुत हजारों मील दूर जाके एकदम सब्सिस्टेंस वेज पे काम कर रहे हैं, इस टाइप के लोगों की संख्या कितनी है, ये लोगों के दिमाग से मेरे ख्याल से या तो हट गया था या था नहीं, पहले से भी नहीं होगा, और पहले कभी उनको ये कन्फ्रंट नहीं करना पड़ा था कि इतने सारे लोग इमीडिएटली क्राइसिस में चले गए तो क्या होगा देश का, बिकॉज देयर हैड नेवर बीन सच अ सिचुएशन बिफोर। ये सारे लोग जो हैं वो इनफैक्ट जो हम लोग ने इंटरव्यूज वगैरह, बैकग्राउंड पेपर्स का जो आपने जिक्र किया, लोगों ने किए, उसमें बहुत एकदम दहलाने देने वाले टेस्टिमोनियल्स आए। एक वर्कर ने कहा कि ये तो हम लोग तो हमेशा सोचते थे कि जब तक काम कर सकते हैं तब तक काम करेंगे और कुछ ना कुछ होता रहेगा, इंतजाम, खाते रहेंगे और परिवार चलता रहेगा। ऐसा कभी हम लोग ने सोचा ही नहीं था कि काम करना ही गैर कानूनी हो जाएगा। दैट्स हाउ दे सेड इट, कि काम को ही इन लोगों ने गैर कानूनी कर दिया, ये कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स आई थिंक विच हैड नेवर हैपेंड बिफोर, तो उन लोग ने एकदम इल्यूमिनेट कर दिया इस चीज ने कि a very large part of society is extremely precarious, and if it stops working, it stops living, and that's not a realization I think that was ordinarily there. I mean, जो लोग काम करते हैं लेबर पे, जो लोग यूनियंस वाले हैं, जो लोग लेबर ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो लोग हम लोग की तरह इनफॉर्मल सेक्टर को देखते हैं, वो तो जानते थे कि ये है, लेकिन मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस में आई थिंक इट ओनली came with that force because of COVID. तो अमित, जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं या इकोनॉमिस्ट हैं उनको ये मालूम था, हालांकि मेरे ख्याल में उनमें से भी सबको मालूम नहीं था।
मगर ज्यादातर जो लोग थे, जो कि अगर आपको मालूम हो तो फिर आप उसकी बुनियाद पर कुछ पॉलिटिकल एक्टिविज्म कर सकते हैं, कुछ डिमांड कर सकते हैं, उनके जहन में ये चीज नहीं थी। सो इन अ सेंस ये था, मगर ये इनविजिबल था। और बहुत से लोग जो ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान जो है वो 1990s के बाद, लिबरलिज्म के बाद एक सक्सेस स्टोरी है, वो इस चीज का उनको एहसास नहीं था कि ये इस सक्सेस की जो बुनियाद है वो किस चीज पे है। तो ये चीज जो वाजे हुई, और फिर वो एकदम से ये माइग्रेंट वर्कर्स की मूवमेंट से नजर आई कि ये किस तरह की इकोनॉमी है जिसमें नीचे ये हालत है लोगों की कि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि जिनके बीवी बच्चे कहीं रह रहे हैं और वो कहीं रह रहे हैं, और वो इतवार के दिन भी काम करते हैं ताकि अपनी छुट्टियां जमा कर सकें, ताकि वो 3-4 महीने में, वो भी कम इसलिए कि आने जाने का किराया भी उनके पास जो है वो जमा करना होता है, तो 6 महीने में 2 हफ्ते के लिए जाते हैं, 1 हफ्ते अपने भी बच्चों के पास। तो कुछ तो ठीक है, लोग ये कह सकते हैं कि ये हर चीज जो है मार्केट इकोनॉमी में वो आपकी चॉइसेस को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये आपकी चॉइस है, आप ये करना चाहते होंगे तो करते हैं, मगर अब हो सकता है कि 5% ऐसे लोग हों जरूर जिनकी ये चॉइस है कि वो अपने बीवी बच्चों से दूर रहें। हमें तो, मुझे हैरत नहीं होगी अगर ऐसा है, मगर ज्यादातर लोगों की ये चॉइस नहीं हो सकती। तो इस तरह की इकोनॉमी जिसमें 95% लोग इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, उसको हम कामयाब इकोनॉमी कैसे कह सकते हैं, किस बुनियाद पर कह सकते हैं? और जो लोग इसको कामयाब समझते हैं वो क्या सोच रहे हैं, या उनके जहन पे क्या पर्दा है, थोड़ी सी इस पे गुफ्तगू करने की जरूरत है। हिंदुस्तान में, खैर पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं थे, या अगर थे तो हमने सुने हुए नहीं है, मगर हिंदुस्तान में तो मुस्तकिल ये फार्मर सुइसाइड का जिक्र होता रहता है, बार बार होता रहता है कि किस तरह के हालात हैं। मगर ये जो अर्बन वर्कर्स थे, इनकी हालत पहली बार लोगों को नजर आई। तो ये थोड़ी सी इस पे बात कीजिए कि ये क्या है, ये जो एक तरह का इल्यूजन है ऑफ अ सक्सेसफुल इकोनॉमी, इसको हम कैसे कैसे समझ सकते हैं? जी, तो अब इसको अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ही समझा जा सकता है। आई थिंक मैं अब उन लोगों के व्यू पॉइंट से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ जो सक्सेस स्टोरी मानते हैं कि जो गरीबी 70s 80s में थी, the extent of poverty that was there in the 70s 80s, that was reduced in the 90s and 2000s to a large extent because of economic growth. तो जो गरीबी कम हुई 90 के दशक में और फिर 2000s में, उसका ही पार्ट एंड पार्सल ये माइग्रेंट फ्लोज और ये सब उसी का एक रिजल्ट है। क्योंकि जो लोग आए, जो माइग्रेशन पैटर्न मैंने डिस्क्राइब किया, जो ईस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट से वेस्टर्न सदर्न पार्ट को, those migration flows were intensified in this period क्योंकि इन स्टेट्स की ग्रोथ हो रही थी और यहाँ पे लोगों को काम मिल रहा था, दूसरे जगह पे काम नहीं था। तो उसके दिस इज व्हाट सेट अप दीज फ्लोज। तो जो आपने चॉइस की बात की, चॉइस तो इन अ वे ऑफ स्पीकिंग एज यू सेड इज ऑलवेज देयर, बट चॉइस इज मेड इन कॉन्टेक्स्ट। उसका कोई स्ट्रक्चर होता है, उसके कोई अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं। तो जो लोगों के पास ऑप्शंस थे, दे वर ऑल सेकंड बेस्ट ऑप्शंस। या आप गांव में रह के कुछ ज़्यादा काम ना करें और गरीब रहें, या आप परिवार से दूर रह के कुछ कमाएं। These are both second best. You don't want either of them ideally, but you have to choose between the two. So you choose the lesser of two evils and you do this one thing. तो ये हुआ इसलिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और इसकी वजह से पॉवर्टी रिडक्शन वगैरह भी हुआ। साथ में गैर बराबरी या इनइक्वालिटी भी बढ़ी क्योंकि द pattern of growth was such that it benefited the top 10% or so much more than the bottom 90. So you have a rise in inequality and you have a decline in poverty in the last 20-30 years or so.
सो द व्हाट यू सेड कि जो मॉडल है या जो सक्सेस है वो किस बिना पर है, तो उसके कुछ अलग अलग पहलू हैं। एक तो ये माइग्रेंट वाला है जो हम लोग ने कहा, लेकिन जो माइग्रेंट नहीं भी है, बिकॉज माइग्रेंट वर्कर्स आर अ माइनॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स, तो जो माइग्रेंट नहीं भी है उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो तो इंटेंसिफाई हुआ ही है इसमें। तो इवन इफ दे हैव सीन सम इंक्रीज इन इनकम्स, जैसे मैंने कहा कि रियल टर्म्स में इनकम्स तो बढ़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं बढ़ा, क्योंकि द productivity, if you look at productivity in manufacturing, productivity in also in services and so on, it has risen much faster than incomes. So profits have risen, productivity has risen much faster, and so they have diverged, जो कि काफी और जगह पे भी हुआ है. It's not peculiar to India as such, but the growth in productivity has far outpaced growth in wages, resulting in inequality. So that is the sum total of the model. There is poverty reduction, there is inequality increase, and there are all these difficult choices that people have been forced to make simply to deliver the poverty decrease to their families at a tremendous cost to their own well-being, what you might consider a good dignified human existence. That's not there. So what we have asked people to do is sacrifice on their dignity and on their other aspects of well-being, non-economic aspects, social, cultural, and family aspects, in return for this small increases in income. अमित, इसकी ये जो आपने कहा कि प्रोडक्टिविटी ग्रोथ और इनकम ग्रोथ में डाइवर्जेंस हुई है, तो इसकी क्या ये वजह है कि चूंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, तो इनफॉर्मल सेक्टर में लेबर यूनियनाइज नहीं कर सकती और अपने हुकूक के लिए कोई एक ऐसा वो नहीं बना सकती कोई व्हीकल जिसकी बुनियाद पे वो ये मुतालबा करे कि भाई ये जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हो रही है इसमें हमारा जो हिस्सा है, जो होना चाहिए, हक होना चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहा। और जो थोड़ी सी फॉर्मल सेक्टर लेबर है वो एक तरह की लेबर इलीट बन गई है और वो एस्पिरेशनली ऊपर जाना चाह रही है और अपने मजदूर भाई बहनों के साथ मुत्तहिद होके ये मुतालबे नहीं कर रही। तो क्या ये सही है? यस, बहुत हद तक ये सही है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग हैं, कैजुअल लेबर वगैरह, दिहाड़ी वाले हैं, उस टाइप के लोग हैं। और दूसरा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइज सेक्टर, फैक्ट्रीज वगैरह, उसमें भी इनफॉर्मलाइजेशन काफ़ी बड़ा है। तो वो भले ही बड़े फैक्ट्रीज के लिए लोग काम कर रहे हों, लेकिन उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बहुत प्रिकेरियस हैं, तो देयर जॉब्स आर नॉट सिक्योर। बोथ दीज काइंड्स ऑफ वर्कर्स आर देयर जिनमें यूनियन बनाना डिफिकल्ट है। हालांकि कोशिशें दोनों जगह पे हो रही हैं, और खास करके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में तो जो इनफॉर्मल लेबर है उसको लेकर के रिसेंट हिस्ट्री में काफ़ी कोशिशें, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। चूंकि यहाँ पे लेबर ऑर्गेनाइजर्स हैं, आई कैन talk about that a little bit more if people are interested. There have been interesting experiments to organize the informal workers within the organized manufacturing sector, but it is very difficult to do. और इसलिए चूंकि ऑर्गेनाइजिंग पॉसिबल नहीं है और चूंकि फंडामेंटली इट इज अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी, it is there are far many more workers than there are jobs, as I said at the beginning. So any worker has a very weak bargaining position, other things equal, सबका ऐसा नहीं है लेकिन on average. So because of this weak bargaining position, it is obvious that they will not be able to demand wage increases in keeping with productivity increases. तो exploitation बढ़ता है। तो इसलिए हम लोग ये भी साथ साथ कहते रहते हैं कि if we are serious about improving the conditions of labor in the informal economy particularly, then it is not enough to only pass labor regulations. We have a lot of labor laws and regulations, minimum wage laws, वर्किंग कंडीशन लॉज एंड सो फोर्थ, लेकिन उसका वो काफी नहीं है क्योंकि उसको एनफोर्स करने में बहुत मुश्किल होती है जबकि द मार्केट इज सो अनइवनली बैलेंस्ड, व्हेन द पावर इज विद वन. सो व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू इन एडिशन टू रेगुलेट? इट कैन क्रिएट जॉब्स. तो ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी टाइप की जो चीजें हैं, जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, हम लोग ने कहा है कि अर्बन में भी ऐसा एक होना चाहिए. तो इस टाइप के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से you can improve the conditions of workers because you are giving them an option
एक उनको कुछ ऑप्शन मिल रहा है जिसकी वजह से फिर वो जा करके एम्प्लॉयर से भी बार्गेन कर सकते हैं। तो अब उसके बगैर तो आई डोंट सी अ वे आउट। तो अमित, ये दो चीजें आपने कही, एक आपने शुरू में कहा था और अभी फिर आपने दोहराया कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, जितने लोग लेबर मार्केट में आ रहे हैं वो उतने नौकरियां नहीं जनरेट हो रही। और दूसरा आपने कहा कि उसका हल जो है वो एक तरह से, जिस तरह रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, रेगा है, एमरेगा, इसी तरह अर्बन एक इंश्योरेंस की वो भी होनी चाहिए। मगर जिस तरह के लोग लेबर फोर्स में आ रहे हैं खेती छोड़ के, वो तो एसेंशियली मिनिमम वेज पे ही उनको, या बिलो मिनिमम वेज ही उनको कुछ मिल सकता है। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान में इतनी कम इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में, लोगों की तालीम में, उनकी सेहत में, जिससे वो उनकी एबिलिटी टू अर्न बढ़े, वो क्यों नहीं हुई। और इसको हम मुकाबलतन भी देख सकते हैं, चलिए चीन के साथ ना देखें जहां पे बहुत साल से 11 साल की रूरल एरिया में तालीम थी, ताकि जब, और वहाँ ये टाउन एंड विलेज एंटरप्राइजेस थे ताकि वो इंडस्ट्री से थोड़ा फेमिलियर हो, ताकि जब वो खेती छोड़ के शहर में आए तो कम से कम वो एक इंडस्ट्री से मानूस तो हो। उसको हम छोड़ देते हैं कि वो एक कम्युनिस्ट मुल्क था, वो सोशलिस्ट था वगैरह, मगर पूरे ईस्ट एशिया में, थाईलैंड में देख लें, मलेशिया में देख लें, सब में, ताइवान में देख लें, ह्यूमन कैपिटल में बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है। तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं ये इन्वेस्टमेंट हुई? Yeah, that's I mean that is really the question. बहुत अच्छा सवाल है। आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत इसमें कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब शायद ना दे पाऊँ क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली इसको देखा भी नहीं है। इट इज़ ट्रू दैट जो इन्वेस्टमेंट हुई है खास करके एजुकेशन एंड पर्टिकुलरली प्राइमरी एजुकेशन एक्सेट्रा एंड हेल्थ, अगेन प्राइमरी हेल्थ एंड सो फोर्थ, ये दोनों चीज़ों में बहुत ही हिस्टोरिकल निगलेक्ट रही है, जिसकी वजह से अब उसके नतीजे सामने आ रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा। लेकिन ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सबको ही साफ नज़र आ रहा था तब जब चाइना का आपने जिक्र किया, तो द चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ स्टार्टेड way back in the 50s and 60s, and most of the gains in life expectancy etc were made much before the growth happened. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को काफी बार ये चार्ट भी दिखाता हूँ चाइना का, किया if you think that the human capital developments in China were anything to do with economic growth, that is not the case. In fact, it was the other way around. Human capital gains हुए फिर growth हुई, जैसे आपने कहा। तो ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट तो था नहीं। South Korea was doing the same thing. Taiwan, as you said, was doing the same thing to a lesser extent. Thailand and other Southeast Asian economies. Vietnam is another very good example. They have consistently outspent South Asia as a region, broadly speaking, in terms of health, in terms of education and so forth. तो ये मैं नहीं कह सकता ठीक तौर से कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि this seems to be one of those really obvious things that ought to have been done. See, and I'll just add one small thing. For example, the other obvious thing that should have been done for land reform, which is the big thing that we think of as what lies behind the subsequent successes in China, South Korea, Vietnam, Taiwan and other countries, कि वहाँ पे land reform हुआ और rural economy को एक strength मिला, एक मजबूत पाया मिला, जिसके फिर बिना पे प्रोडक्टिविटी बढ़ी और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो चलिए लैंड रिफॉर्म वी कैन से दैट इट डिड नॉट हैपन इन countries like India or Pakistan because the landlord class was not defeated in the same way, right? That it was very much after independence, the landlords were in power and they prevented genuine land reforms from happening, तो इसलिए वो नहीं हुआ। लेकिन health and education, I don't see the same kind of political roadblocks. At least in my imagination, they are different things, but we still didn't manage to do it. So I don't know क्यों। तो इसका नतीजा ये क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ वो तो खैर अब हम नहीं कह सकते, मगर इसका नतीजा तो बहुत वाज़ेह है कि अगर हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे
तो जो खेती छोड़कर शहर में आएगा वो इंडस्ट्रियल काम तो नहीं कर सकता, वो तो उसके लिए तैयारी नहीं है, उसके पास वो स्किल्स ही नहीं, तो वो खामखा इनफॉर्मल सेक्टर में जाएगा और इस तरह इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज भी आपको भी ये मालूम है, आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते होंगे कि ये सब ईस्ट एशिया के जो ममालिक जिनकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर असल में पहले एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन थी, जिसके बाद फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। ये ख्वाब देखना कि बस खुद ब खुद जो है इंडस्ट्री किसी तरह से टेक ऑफ कर जाएगी, ये तो बहुत ही गलत वो है, विजन है। मगर ये है, बहुत लोग ये समझते हैं कि बस हम जो है एक तरह से हम कटिंग एज इंडस्ट्री हमारी किसी तरह से बन जाएगी। तो ये एक बड़ा मसला है इकोनॉमी को समझने का। इसके मुतालिक आप अगर कुछ कहना चाहें। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये बहुत बड़ा सीक्रेट भी नहीं था। मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ, शायद यहाँ पे भी कुछ लोग हों, टीचर्स वगैरह, स्टूडेंट्स। आर्थर लुइस बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट हुए, जो वेरी इन्फ्लुएंशियल थिंकर इन दिस फील्ड। ही हैज सम वेरी काइंड ऑफ पिथी, जिसको कहते हैं, एकदम सक्सेंटली कहा उन्होंने। उसमें से एक ये है कि without an agrarian revolution, an industrial revolution hasn't really happened. Historically, if we look at most countries, I mean, I don't want to go into the details, लेकिन अगर बिल्कुल ब्रिटेन से ही शुरू करें तो भी ये नजर आएगा कि ज्यादातर मुल्कों में कुछ ना कुछ एग्रीकल्चरल सेक्टर में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हुए, जिसकी वजह से काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन को मदद मिली। अब ये डायरेक्ट कॉजल लिंक हर बार तो हम लोग एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन इट डज हैपन टू कम अप इन मेनी प्लेसेस, पर्टिकुलरली ईस्ट एशिया, यूरोप एंड टू सम एक्सटेंट अमेरिका आल्सो। तो और इसके बारे में एक्चुअली देयर इज सम इंटरेस्टिंग कंपैरेटिव वर्क, अगर लोग इंटरेस्टेड हों। ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका के बीच में भी कंपैरेटिव काम हुआ है कि लैटिन अमेरिका इज वेरी सिमिलर टू अस, दैट द लैंडलॉर्ड्स वर इन पावर। तो उसमें जो एक एग्रेरियन रेवोल्यूशन होनी चाहिए थी कंट्री साइड में, वो नहीं हुई। तो जो किसान थे वो ज़्यादातर खेती से जुड़े रहे, गरीब रहे, और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे, क्योंकि उनकी पावर उससे कमज़ोर होती थी। तो दे ट्राइड टू सबवर्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस एंड टू सम एक्सटेंट सक्सीडेड एक्सेट्रा। इंडिया में भी इस टाइप के कुछ डायनामिक्स हुए। तो दैट इज वेरी क्लियर दैट द एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी अगर बात करें हम आज की, वो नहीं हुआ है, तो वेयर डू वी स्टैंड? एंड इट्स नॉट क्लियर, particularly the relationship between agriculture today and industry is very complicated because of open trade regimes. पुराने ज़माने में हम लोग कहते थे कि agriculture is it's the wage good supplying sector, it's the sector that supplies food. अगर वहाँ पे productivity growth नहीं हो रही है, तो अगर खाना नहीं, food grains नहीं हो रहे हैं, तो the rest of the economy is constrained, क्योंकि वहाँ पे लोगों पर खाना महंगा हो जाएगा वगैरह। ये तो आप imports की possibility हो गई है। So can you just import food and neglect your agricultural sector and hope that you industrialize? Maybe there are some people who think like that. दूसरी एक बात होती थी कि अगर किसान गरीब है तो वो इंडस्ट्रियल गुड्स खरीद नहीं पाएगा, तो डिमांड कहाँ से आएगी, क्योंकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में है। अगर वो प्रॉस्परस हैं तो वो आपकी चीज़ें खरीदेंगे और आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर उनको आप गरीब रखेंगे तो आप डिमांड प्रॉब्लम में आ जाएंगे। This is something that a lot of people have been showing recently in India, that one of the big structural problems of the Indian model has been that if most of the workforce, including the agricultural workforce, is poor, then where does the demand come from? If it comes from only the top 15-20% of people, then are you going to stagnate after a while? वो कम हो जाएगा impulse growth का। तो वो, लेकिन अगर आप फिर कहेंगे कि अच्छा हम तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमको तो डोमेस्टिक मार्केट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि the export market is so much bigger than any domestic market can be. So why don't we just rely on exports? So these kinds of things have muddied the relationship, I think, between agriculture and industry to a large extent now. And it has, I think, lulled us into a sense of complacency ki even if we ignore the agrarian sector, even if it gets depressed,
even if it is very distressed, the rest of the economy can do fine. I think अमित, that's ये not true. जो एक तो ये है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एक तो वो सिनारियो है। एक सिनारियो जो यहाँ मैं बहुत देखता हूँ वो ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर तो सनसेट सेक्टर है, इसको तो बस भूल ही जाएं आप, इट्स अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, आप इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। तो वो तो और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो इसका एक हल वो ये निकालेंगे कि चलें, अच्छा इनको हम कोई एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे देते हैं ताकि ये हमारी चीजें खरीदते रहें, और जो है नौकरियां जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल उल्टा रास्ता हो जाएगा। मतलब उसमें जो डिग्निटी है इंसान की वो तो कुछ भी नहीं रहेगी फिर। बिल्कुल। और ये मसला एग्रीकल्चर से भी बड़ा है जो आपने अभी इंट्रोड्यूस किया है यूबीआई का, क्योंकि अगर हम लोग इस सवाल को कैपिटल और लेबर की इससे देखें तो जो सनसेट सेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज अ वेरी कैपिटल सेंट्रिक आइडिया। द क्वेश्चन इज वेयर शुड कैपिटल गो, that's the viewpoint that you have, and then you say of course it should not go to agriculture because there are no returns there, वहाँ पे आपका कोई फायदा नहीं होना है, आप यहाँ पे लगाइए, फाइनेंस में जाइए, जहाँ कहीं भी जाइए। तो the capital, if you pose the question from the point of view of capital, you get one response, which is that most of agriculture is redundant. तो इसको जो अगर यहाँ पे कोई मार्क्सिस्ट वगैरह लोग हैं जो एग्रेरियन क्वेश्चन के डिबेट्स अगर किन्होंने फॉलो किए हैं, जो क्लासिकल डिबेट्स वगैरह हुए हैं, तो उसमें there's one person who has written quite insightfully on that in recent years called Henry Bernstein, on the agrarian question. And his idea is that the agrarian question is bypassed. यानी ये सवाल अब रहा ही नहीं कि इसका क्या होने वाला है एग्रीकल्चर, क्योंकि कैपिटल इज नॉट इंटरेस्टेड इन इट. And if you think of it more broadly, not only agriculture, but there is a large mass of the working class, including in the informal sector, to whom capital seems to have no direct relationship. ये लोग वो हैं जो खेती में ना भी हों तो भी अपना कुछ छोटा धंधा कर रहे हैं, कोई ठेला चला रहा है, कोई जूते की दुकान लगाया हुआ है, कोई और कपड़े की दुकान लगाया हुआ है, कोई इस्त्री करता है कपड़ों को, जो कुछ भी करता है, गुजारे के लिए लोग कुछ करते हैं, लेकिन उसका कोई बाकी इकोनॉमी से लेन देन ज्यादा है नहीं। ये एक आइडिया है और इस पे काफी काम भी हुआ है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि इज देयर अ इमर्जिंग और अ fairly stable, not just emerging, a stable part of the working class who is not connected in any functional sense to capital, and to whom capital doesn't care whether it exists or not, right? So it's not, ये exploitation का भी रिश्ता नहीं है. It's not the classic Marxist relationship between capital and labor where capital exploits labor. It's the kind of labor that capital has no connection to it. Right. And for them, there is no future. The economy does not need them. So what do you do in a democratic setup? Obviously you cannot ignore people like that, so you give them some ways of surviving. And इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन एक हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो पॉपुलिज्म का जो डिस्कोर्स चलता है, that is one way to understand what populism actually is, that governments have to respond to people who have no place in the system. Right. And who have no hope of getting a place in the system anytime in the near future. What do? You give them something, and this UBI is the kind of the most recent avatar of that idea कि वो आप उनको कुछ इनकम दे दें, कुछ डिमांड रहेगी, बनी रहेगी, उनकी कुछ जिंदगी चलती रहेगी और बाकी कुछ लेना देना है नहीं इकोनॉमी को। तो नेचुरली दिस इज अ वेरी डैमेजिंग आइडिया बिकॉज हमारी जो डिग्निटी है वो काम में है, सिर्फ काम में नहीं है लेकिन काम में भी है। उससे एक आइडेंटिटी आती है, उससे एक रिस्पेक्ट आता है कि मेरे पास ये हुनर है, मेरे पास ये विद्या है, मैं इससे कुछ अपनी काम कर सकता हूँ वगैरह। तो ये तो गायब हो जाता है इस सब में। तो however meaningful the idea may be from an immediate welfare perspective, और कोविड में हम लोग ने भी कहा कि कैश ट्रांसफर दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैश ट्रांसफर इज अ परमानेंट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अमित, आपने जो अभी कैपिटल लेबर की बात की तो उससे मेरे जहन में ये सब ख्याल आया कि ये मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसका जो
फॉरवर्ड है, जो पेश लफ्ज है, उसमें आपके वाइस चांसलर ने लिखा है, बहुत एक तरह से सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, बिल्कुल उसको खत्म किया है कि इंडिया विल हैज टू रिकवर फ्रॉम द रूइंस, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और आपने जो अपना वो लिखा है समरी एग्जीक्यूटिव, उसमें आपने कहा है कि दिस इज द वर्स्ट क्राइसिस इन रीसेंट हिस्ट्री। मगर ये इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तमाम का तमाम हिंदुस्तान रूइंस में नहीं है। ये मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं कि अगर हम हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट को देखें, या हम हिंदुस्तान को छोड़ के अमेरिका की भी स्टॉक मार्केट को देखें, तो वो तो रिकॉर्ड लेवल्स पे है, जबकि लोगों का ख्याल था कि इतना बड़ा क्राइसिस आएगा तो पूरी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। मगर लेबर तो क्रैश कर गई, मगर कैपिटल मार्केट जो है वो तो रिकॉर्ड टेरिटरी में है। तो ये तजाद जो है, इसको हम रूइन किस तरह कह सकते हैं, और इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपने सुनने वालों को कि ये कैपिटल और लेबर के जो पे जो असर हुआ है वो इतना मुख्तलिफ क्यों है? जी बिल्कुल। ये सुन के पॉल सैमुअलसन का एक मेमोरेबल लाइन है। पॉल सैमुअलसन इकोनॉमिस्ट फ्रॉम मिड 20th सेंचुरी, आपने सुनी होगी, इन अ डिप्रेशन एसेट्स रिटर्न टू देयर राइटफुल ओनर्स। जब बड़ा इकोनॉमी पर बड़ा कोई संकट या प्रॉब्लम आता है तो एसेट्स जो है वो उनके सही मालिकों के पास चले जाते हैं, यानी people get dispossessed and those who have the capacity to acquire them become richer. This is the story of every crisis in some ways. I think the crises that are actually not, that are immune from this are the ones that Piketty has looked at. अगर आप देखें थॉमस पिकेटी के उसमें कि अगर inequality क्यों घटी, तो his biggest answer was war. कि जब लड़ाई हुई, तब जब बम गिरे, तब तो किसी ने कुछ देखा, जिसका महल था या फैक्ट्री थी जो थी सब खत्म हो गया। तो that is a different kind of a crisis. But these kinds of crisis, economic crisis, I think we have consistently seen are inequality increasing crisis. वहाँ पे जो छोटे लोग हैं वो बर्बाद होते हैं, और जो पहले से बड़े थे वो और अमीर हो जाते हैं। That is the story of many economic crises. In the pandemic, I mean, of course, obviously it is the first pandemic of my memory. It's the first pandemic of, anybody who is living. So we don't really know what to expect from it. But what we have seen so far is that it is a very, जो Oxfam की रिपोर्ट का टाइटल है, पैंडेमिक ऑफ इनइक्वालिटी, जो असर हुआ है वो बहुत ही गैर बराबर है। और जैसे आपने कहा, एक तरीके से द क्राइसिस ऑफ लेबर हैज बेनिफिटेड कैपिटल to an extent, and of course not all capital, because even among capitalists there are many small capitalists who are not as well off. So it's again that question of the big guy and the small guy. तो लेकिन जो big capital है उसमें तो मेरे ख्याल से profitability बढ़ी है, क्योंकि what has happened is that the crisis has severely broken the bargaining power of the working class in general because of the huge informalization, जो हम लोग ने रिपोर्ट में भी डॉक्यूमेंट किया है कि जो लोगों के पास पहले भी फॉर्मल जॉब थी वो अब नहीं है। तो इन सब की वजह से बार्गेनिंग पावर लेबर की घट गई, तो जाहिर है profit share would have increased and labor share would have declined, and we have also shown in the report that the labor share of GDP has gone down, profit share has gone up. तो profits बढ़े हैं, उसकी वजह से stock market is also booming. So that part of the society I don't think is any trouble, and that and its extended kind of people. So people like me, if you look at savings rates have gone up. What does that mean? That means कि मेरी जो तनख्वाह आ रही है, जो बैंक अकाउंट में जाती है, वो खर्च नहीं हो रही है, क्योंकि मैं कहीं आ रहा जाता था, मैं कुछ खाने पीने जाता था, कहीं हवाई जहाज से जाता, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो my savings, personally speaking, have gone up tremendously in the crisis. And there are others like me, a small minority. तो ruins तो यहाँ कहीं नहीं है. We are going to emerge from this crisis with a stronger balance sheet. अमित, ये आपने वो पिकेटी की बात की कि नेचर ऑफ क्राइसिस जो है उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो मुझे ये ख्याल आया कि जब इस तरह के शॉक्स होते हैं, जिसको आप क्राइसिस कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में
कश्मीर में अर्थक्वेक आया था, 80,000 लोग मर गए थे, पूरे एक रीजन की तबाह हो गया था, या फ्लड आते हैं, तो वो एक नौयत होती है क्राइसिस की। मगर ये उसमें जो इकोनॉमी होती है, जो रिकवरी का इंजन है, वो डैमेज नहीं होता, तो वो फिर से उसको 1-2 साल में वो कर देता है। मगर अब ये लग रहा है कि ये जो इंजन है, इस पेंडेमिक ने उस इंजन को भी नुकसान पहुंचाया है। तो अब इससे रिकवरी जो होगी वो किस तरह की होगी? मतलब अगर ये वाकई सही है कि 5 मिलियन माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस खत्म हो गई, तो उनके पास तो इतना कैपिटल नहीं है कि वो दोबारा से अपने आप को फिर से शुरू कर दें। तो ये रिकवरी पाथ जो होगा, ये तो काफी मुख्तलिफ होगा। This is, I mean, your guess is as good as mine. इसमें दो चीजें मैं कह सकता हूँ। जो इंजन की बात की आपने, एक तो यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में कंजम्पशन इज द मेजर इंजन ऑफ growth, right? About 60 to 70% of GDP is consumption. So agar consumption is subdued because of losses of incomes and debt, etc., so that is one very big engine that is not running. The other thing is the micro businesses that you referred to, जो MSME sector है, micro small medium enterprises, उसमें भी जो छोटे हैं ज़्यादा, जैसा आपने कहा कि अगर वो bankrupt हो गए, तो that is actually also a supply side shock. It's not only a demand side shock कि वहाँ पे लोगों की आय चली गई और वो कुछ खरीद नहीं सकते, लेकिन एक आउटपुट भी उससे चला जाएगा, क्योंकि these enterprises cannot just come back, as you said, they cannot magically recover. तो दोनों तरीकों से, because the MSME sector is a large employer, a large part of the workforce in the non-agricultural sector works in the MSME sector, तो वो एक वजह है। और दूसरा consumption taken as a whole, तो ये दोनों काफी हद तक, I mean, they've taken a big beating. तो उसमें revival के लिए, again, I mean, I don't see a road other than a strong fiscal push. I keep coming back, हम लोग वही चीज कहते रहते हैं कि fiscal push अभी काफी ज्यादा देने की जरूरत है, क्योंकि और कहाँ से आएगा अगर consumption subdued है, और investment is not going to happen unless there are prospects of so it's one thing to say कि short run में wages घटने की वजह से profits बढ़े हैं, that may be true, but that doesn't necessarily mean कि investment will follow. Investment also depends on prospects of future growth. What do capitalists think is going to happen in the next few years? और अगर उनको लगता है कि demand subdued है, sales नहीं होने वाले हैं वगैरह, तो वो invest भी नहीं करेंगे। तो अगर consumption और investment subdued है, तो I don't see what other engine remains other than government spending. अमित, वो हम आखिर में आ रहे हैं, तो एक मुअम्मा है, एक पजल है जो मैं सुनने वालों के लिए भी पोस्ट करना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि लेबर पे जो आपने तस्वीर खींची, वो काफी एक तरह से सप्लाई साइड पिक्चर थी कि ये हिंदुस्तान में लेबर है, ये कहाँ कहाँ काम करती है। कुछ दिहाड़ी मजदूर हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ टेम्पररी फॉर्मल सेक्टर में है, कुछ परमानेंट फॉर्मल सेक्टर में है। तो वो हमें सब समझ आ गया कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। लेकिन एक डिमांड साइड पिक्चर भी है जो कि उन चीजों में शामिल होती है जिनको मैंने पहले कहा था कि वो इनविजिबल है। कि इस पेंडेमिक में हमने ये सुनना शुरू किया कि कुछ वर्कर्स जो हैं वो एसेंशियल वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। तो एक ये तफरीक एसेंशियल वर्कर्स की और नॉन एसेंशियल की, जो भी वो नॉन एसेंशियल होंगे हम उसमें भी नहीं जाते, मगर पजल ये है कि अगर ये वाकई एसेंशियल वर्कर्स हैं तो फिर इनके साथ इतना बुरा सलूक क्यों होता है? ये इनकी, जो हम कहते हैं कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से आपकी इनकम होती है या मार्केट आपकी वेज फिक्स करती है, तो अगर ये वाकई एसेंशियल वर्कर्स हैं तो ये मार्केट वेज क्यों रिफ्लेक्ट नहीं करती इनकी एसेंशियलनेस को?
Yeah, this is, I mean, ये तो, this goes to the heart of what capitalist logic is, right? That the wage has nothing to do with कि आपका काम कितनी अहमियत रखता है, समाज के लिए कितना ज़रूरी है, नहीं है, ये सब से कोई लेना देना नहीं। बाजार का तो बाजार है, और अगर काम करने वाले लोग हैं तो आपकी वेज उस हिसाब से है। तो लॉट ऑफ द व्हाट वी आर कॉलिंग एसेंशियल एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स, दिस कुड बी फ्रंटलाइन मेडिकल स्टाफ है, जो मतलब प्राइमरी मेडिकल हेल्थ केयर वगैरह में है, या फिर अदर टाइप पुलिस टाइप की सर्विसेज भी उसमें आ गई, या फिर जो सफाई करते हैं आपके, तो ये सफाई बड़ा वाले हैं। पुराना मसला था कि जो गटर साफ करते हैं वो अगर Correct. 5 दिन गटर साफ करने बंद कर दें तो शहरों का क्या हाल होगा। Absolutely. तो ये these are the striking cases, right? तो ये जो लेबर है, तो इसमें सफाई कर्मचारी जो हैं, सफाई वाले हैं, उनका प्रॉब्लम मसला अलग भी है, क्योंकि उसमें जात भी आ जाती है। तो जात का सवाल उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन जो जनरली भी अगर जात का सवाल ना भी हो तो भी हम ये देखने में आता है कि आप किसानों को भी ले सकते हैं। किसान का काम तो सभी जानते हैं कि जरूरी है, उसके बगैर क्या हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसान की आय कोई बहुत बढ़िया होने वाली है। वो वही होगी जो बाजार डिक्टेट करेगा। और अगर किसान बहुत सारे हैं और अगर किसान की पोजीशन, बार्गेनिंग पोजीशन कमजोर है, तो उनकी आय भी कम हो गई। तो द लॉजिक ऑफ द मार्केट, वंस यू अलाउ इट टू सेट वेजेस, तब आपको हर चीज कबूल करनी पड़ती है। तो ये तो हम लोग ने बहुत पहले से ये हम लोग जानते हैं। आप शायद लोग यहाँ जानते भी होंगे कि कार्ल पोलानी करके एक बड़े फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे। उनकी किताब गेट ट्रांसफॉर्मेशन में उन्होंने बहुत इंसाइटफुली इसके बारे में लिखा। मार्क्स तो है ही, खैर ही इज one of the people who have said it most forcefully, that labor is not like any other commodity. It is not only is a source of dignity, but it is also essential in different ways. Not all types of labor are the same. तो अगर आपका समाज ऐसा है कि वो वैल्यू ही नहीं कर सकता सही तरीके से कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा नहीं, और वो रिस्पेक्ट एंड मटेरियल रिवॉर्ड उल्टा देता है, तो उसका तो आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा किसी दिन। ये समाज कोई सस्टेनेबल समाज तो है नहीं। तो अमित, ये आप ये कह रहे हैं कि ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये आपको आपके काम की कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता और उसके हिसाब से रिवॉर्ड नहीं करता। तो अब जो हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, हम उसी निजाम को थोड़ी सी मरहम पट्टी करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें तो फिर हालात यही रहेंगे, ये तो इसमें बदलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो हमारे पास, हम अपने एक्टिविस्ट को क्या कहें, उनके पास क्या ऑल्टरनेटिव विजन होना चाहिए कि ये इकोनॉमी किस तरह की होनी चाहिए जिसमें लोगों के काम की अहमियत को समझा जाए, रिकग्नाइज किया जाए, उसके हिसाब से उनको रिवॉर्ड दिया जाए, उनके काम की डिग्निटी हो। हम जिस तरह की इकोनॉमी चाहते हैं वो ये इकोनॉमी तो नहीं है, तो हम इसे ठीक ठाक करके क्यों दोबारा से चला रहे हैं? ये सवाल तो बिल्कुल वाजिब है। अब इसका शायद पूरा एक और सेशन हम लोग को इसके बारे में करना होगा कि ऑल्टरनेटिव विजन्स क्या हैं। लेकिन मैं इसे इतना कहूंगा कि कुछ चीजें, अब देखिए ऐसा है कि विजन तो हर कोई के पास हो सकता है और है भी, लेकिन उसको रियलाइज करने का एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है जिसमें इट इज नॉट ओनली अ क्वेश्चन ऑफ द इमेजिनेशन, बट व्हाट इज द सोर्स ऑफ द स्ट्रेंथ फॉर मेकिंग दैट इमेजिनेशन इनटू अ रियलिटी। तो जब हम लोग स्ट्रक्चरल चेंज वगैरह की बात करते हैं तो वो आप सही कह रहे हैं कि दीज आर imaginations constrained by the capitalist system per se. So what we are saying at that time is कि capitalism की भी varieties हैं, कुछ कम जीने लायक हैं जिसमें और कुछ ठीक ठाक जीने लायक हैं, और कुछ मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जो कैपिटलिस्ट हैं लेकिन जहाँ पे जिंदगी एक डिग्निफाइड और प्रॉस्परस तरीके की बसर की जा रही है।
तो क्या ये सब देशों के लिए मुमकिन है, सब मुल्कों के लिए मुमकिन है? One doesn't know, and that hasn't been tested, and that's something that we can discuss. Can capitalism deliver a prosperous society as it has done in Western Europe and in the European offshoots of America, Australia, to some extent, maybe East Asia and so forth? Can it do it in the rest of the world? Is an open question that is not resolved. तो कुछ लोग कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि है. तो मेरे पर्सपेक्टिव से जब एक realizable goals की बात आती है, तो I go to things like structural change, because I know that there are certain things that are possible that have been done in the world, जो कि मुमकिन है, proof of concept है, और आप उसके करने की कोशिश कर सकते हैं. जो दूसरी दुनिया की हम लोग बात कर रहे हैं वो तो है ही नहीं. Neither the actually existing capitalisms nor the actually existing socialisms in the world actually portray that society in front of our eyes. तो उसके चलते हम बहुत खो जाते हैं. मैं कम से कम खो जाता हूँ कि ये कैसा समाज है जिसकी हम लोग जिसका तस्वुर हम लोग कर रहे हैं. वो कहाँ से आएगा, उसको जन्म देने वाला क्लास कौन सा है, क्या उस क्लास में वो इमेजिनेशन कहीं है? बिकॉज यू कैनॉट इमेजिन समथिंग टू एग्जिस्ट जो आम लोग जो वो बनाने वाले हैं उनमें ही वो तस्वुर नहीं है, तो आप उसको ला नहीं सकते. आप अगर कराची में बैठे हुए हैं तो आप जर्नी तो लाहौर नहीं शुरू नहीं करेंगे, आपको जर्नी कराची से ही शुरू करनी है. तो यू हैव टू स्टार्ट विद द इमेजिनेशंस दैट आर करंट, एंड देयर आई गेट स्टक बिकॉज़ वी डोंट नो व्हाट दोस आर. ठीक है अमित, अब हम आखिर में पहुंच गए, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा. बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत मेरा ख्याल में लोगों ने सीखा होगा. आखिर में मैं सब सुनने वालों से ये कहना चाहता हूं कि उन्हें मेरी उम्मीद है कि ये एहसास हुआ होगा कि तहकीक करना, रिसर्च करना, चीज़ों को समझना कितना ज़रूरी है, इससे पहले कि हम कोई जो है कदम उठाने शुरू करें कि हमें जाना कहाँ है. तो आजकल मैं फारसी पढ़ रहा हूँ और बेदल पढ़ रहा हूँ, तो अमित आपको भी ये सुन के मज़ा आएगा कि 400 साल पहले ऐसा लगता है जैसे बेदल ने हमारे लिए ये शेर लिखा है, खासतौर पे पाकिस्तान के लिए. बहुत सीधा साधा से शेर है कि चिरागे बर के तहकीकी नमी बाशद दरी वादी, कि इस वादी में तहकीक का जो चिराग है वो नहीं है. स्याही कर्द इंजा गर हमें खुर्शीद पैदा शुद, कि आप चाहे कितने भी खुर्शीद पैदा कर लें, कितने ही सूरज की तरह चमकते हुए लोग पैदा कर लें, वो उनसे स्याही ही होगी अगर वो तहकीक नहीं करेंगे. तो चिरागे बर के तहकीकी नमी बाशद दरी वादी, स्याही कर्द इंजा गर हमें खुर्शीद पैदा शुद. क्या देखें जबरदस्त, एक आदमी उस जमाने में रिसर्च की तहकीक की बात कर रहा है और उसकी अहमियत का हमें अंदाजा बता रहा है कि हाँ, हमारे मुल्क में बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, मगर वो ब्रिलियंट लोग अगर वो रिसर्च नहीं करेंगे, तहकीक नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो वो कहीं नहीं पहुंचेंगे. और इसी मुनासबत से मैं आपको ये एक अच्छी खबर सुनाना चाह रहा हूँ कि अमित और मेरी किताब जो है वो जुलाई में आने वाली है, जिसका नाम है थिंकिंग विद गालिब, पोएट्री फॉर अ न्यू जनरेशन. गालिब के साथ सोचिए, नई नस्ल के लिए शायरी जो है. तो उसमें हमने कोशिश की है कि हम ये सोच का पहलू जो है, सोच का अमल जो है, उसको किसी तरह से तक़वियत दें. तो इस पे जरा नजर रखिएगा, जुलाई में किताब आ जाएगी. उम्मीद है कि आप सब उसको देखेंगे और उससे मुस्तफीद होंगे. और अमित और मैं जब भी आप चाहेंगे दोबारा आ जाएंगे, आपके सवाल होंगे, हम उनके जवाब देंगे. मजीद किसी चीज पे बात करना चाहेंगे, जैसे अमित ने कहा कि ऑल्टरनेटिव विजन्स क्या हो सकते हैं, हम कब तक इस सिस्टम को बर्दाश्त करते रहेंगे, हम इसे कहाँ ले जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सब बहुत सी बातें बात करने की है. तो आज की नशिस्त बहुत अच्छी रही, बहुत लुत्फ आया, बहुत मजा आया. उम्मीद है आपको भी इससे कुछ फायदा हुआ होगा. तो इसके साथ खुदा हाफिज, शुक्रिया और इजाजत आपसे चाहते हैं. थैंक यू.